एक पेज इमरान खान की हुकूमत का और एक पेज शहबाज शरीफ की हुकूमत का। ये जो एक पेज है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट एक पेज है। इसके फटने की जो लोग बातें करते हैं, शायद उनको इस पेज का पता ही नहीं है कि ये पेज किस किस्म का है। और जरदारी साहब चाहते हैं कि अगला जो निजाम आएगा, अगली जो रजीम आएगी, उसमें बिलावल को इंपॉर्टेंट पोजीशन मिले। वाकई ये निजाम उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे अवाम की हड्डियों से खून निचोड़ा जा रहा है। तो हुकूमत को इमरान खान की मेडिकल नीड्स का कोई अंदाजा या कोई ख्याल नहीं है। आप बाकी चीजें इमरान खान साहब की बहनों से पूछ के करते हैं। अगर उनको जरूरत है मेडिकली तो उनको लेके जाएं अस्पताल में और जाके वहां पे उनको इंजेक्शन लगाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक पेज फट गया है, आजकल इस किस्म की खबरें आ रही हैं। एक पेज इमरान खान की हुकूमत का और एक पेज शहबाज शरीफ की हुकूमत का। इन दोनों पेजेस में फर्क क्या है वो भी आपसे शेयर करेंगे इसी व्लॉग के अंदर। अब अगर आप बात कर लें एक पेज की, खान साहब के दौर में भी एक पेज का जिक्र होता था और आजकल भी एक पेज का जिक्र हो रहा है। खान साहब के दौर में जब एक पेज का जिक्र होता था, उस दौर में कभी भी हुकूमती वुजरा ने, हुकूमती इंपॉर्टेंट शख्सियात ने सहाफियों से ये नहीं पूछा था कॉलें करके कि भाई क्या सोच है, आगे क्या होना है, क्या नहीं होना, किस तरफ चीजें जा रही हैं। मौजूदा दौर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारी इंपॉर्टेंट शख्सियात, इवन के काबीना में बैठे हुए लोग जो हैं वो भी पूछ रहे होते हैं। अच्छा, अगर अब आप खान साहब के दौर के एक पेज की बात करें तो उस दौर में पहली दफा जब मैंने ये चीज नोट की कि वफाकी वुजरा भी ये पूछ रहे हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, वो वक्त था जब खान साहब की हुकूमत का खात्मा होने वाला था। साइफर आ चुका था और साइफर को दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ सहाफियों को बुलाया गया, मैं भी उसमें शामिल था। उससे पहले मैं कभी भी पीएम हाउस नहीं गया था, ना कभी किसी ऑफिशियल डिनर में, ना ऑफिशियल लंच में, ना कभी प्रेसिडेंट हाउस में, कभी भी नहीं गया। और वैसे भी इस दौर के अंदर भी मैं कभी भी नहीं गया, ना पीएम हाउस गया हूं, ना प्रेसिडेंट हाउस गया हूं। किसी ऑफिशियल खाने पे, डिनर पे मैं नहीं जाता, इसलिए कि पैसा आवाम का है और उधर जैसे हुक्मरान वो खिला रहे होते हैं, दावतें दे रहे होते हैं, उसको देख के दिल ही जलता है। तो एनीवे, कतई नजर उस चीज के, हाँ कोई सहाफी बाहर से आए हो, कोई ऐसी चीज हो, उधर अगर कोई ऑफिशियल चीज हो तो उधर भी मैं जाता हूँ। कोशिश यही होती है कि अगर वहां पे भी गए तो कुछ ना ही खाएं या थोड़ी सी कोई चीज खा लें एज ए तकल्फन, अदरवाइज बंदा रूड लगता है। लेकिन कमिंग बैक टू द रियल स्टोरी, कि उस दौर में पहली दफा मैंने नोट किया कि जब साइफर बुलाने के लिए वहां पे दिखाया गया, वैसे उस दिन उधर कोई खाना शाना नहीं दिया गया, जाके हम बैठे तो कोई चाय वगैरह आई, पहले एक दो चीजें, और उसके ऊपर भी लोग मजाक कर रहे थे कि लगता है कि इनकी हुकूमत जाने वाली है, क्योंकि खान साहब के दौर में तो यहाँ पे कभी चाय भी नहीं आती थी। क्योंकि मैं पहली दफा गया था तो मुझे उस चीज का अंदाजा नहीं था, लेकिन मैंने स्टोरियां बड़ी सुनी हुई थी कि खान साहब के दौर में चीजें उधर कुछ इस तरह ज्यादा सर्व नहीं की जाती थी। लेकिन पहली दफा मैंने नोट किया कि उधर मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत जो खान साहब के बड़े क्लोज थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है। फिर मेरे साथ एक और सहाफी बैठे थे, उनसे पूछा कि चीजें आगे किस तरफ जा रही हैं। और उन्हीं दिनों में मुख्तलिफ सहाफियों को कॉल्स वगैरह भी आती थी और वो डिस्कस कर रहे होते थे और हमें भी बताते थे कि फलाना बंदा पूछ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। वो आपको बताते थे कि ये हो रहा है, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो आपको बताते थे। वो पेज था एक। ये जो एक पेज है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट एक पेज है। इसके फटने की जो लोग बातें करते हैं, शायद उनको इस पेज का पता ही नहीं है कि ये पेज किस किस्म का है। और ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूं। इस पेज की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो वफाकी काबीना में बैठे हुए लोग हैं, जो इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियात हैं, वो सहाफियों से पूछ रही होती हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, अंदर की स्टोरी क्या है। और ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूं, ये अकेला मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आप बहुत सारे बाखबर सहाफियों से पूछ लें कि उनसे पूछा जा रहा होता है कि भाई बताएं कि आगे चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्या हो रहा है। तो ये इस एक पेज की हालत है। तो ये वैसा पेज नहीं है। वो पेज ऐसा था कि जिसके ऊपर लिखाई करने वाला जो है ना, या उस पेज ने आगे जाना है या पीछे जाना है, वो फैसला इमरान खान साहब करते थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत को बहुत सारी चीजों का शायद उस तरह इदराक नहीं होता। हुकूमत से मेरी मुराद ये है कि जो वुजरा वगैरह हैं, शायद वो उस तरह लूप में नहीं होते और वो बार बार पूछते हैं कि भाई इस चीज के ऊपर क्या होगा, उस चीज के ऊपर क्या होगा, और वाकई उनको नहीं पता होता। फिर आपने देखा कि हालिया जो इमरान खान साहब वाली एपिसोड है, उनकी आंख की सेहत खराब हुई, यानी उनकी आंख खराब हुई, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वफाकी वुजरा जो है टीवी पे बैठ के कह रहे थे नहीं ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। और बाद में मैंने एक शख्सियत से पूछा, उन्होंने कहा यार जेन्युइन तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने एक दो और बंदों से काबीना के अंदर पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो नहीं पता। बाद में अचानक पता चला कि हाँ जी ये खबर दुरुस्त है। तो ये वैसा एक पेज है ही नहीं है।
कि ये इसके कोई फटने की गुंजाइश ही नहीं है इस एक पेज की। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक पेज फट गया है और अब चीजें इस तरफ चली जाएंगी, अब चीजें उस तरफ चली जाएंगी, हाँ, इसमें एक ही चीज है कि जो हुकूमती कारकर्दगी है उसके हवाले से बहुत ज्यादा तहफुज़ात है। इस हुकूमत ने एक पॉलिटिकल कुशन देना था। देखे ना, उस एक पेज की वो जो सारी क्वालिटीज थी उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि खान एक पॉपुलर लीडर था, उसकी जो काबीना थी वो एक जानदार किस्म की काबीना थी, वो सोशल मीडिया को डोमिनेट करते थे। तो इस वजह से एक पेज जो है ना, फिर एक पेज था। यहां पे सूरत-ए-हाल ये है कि ना आप कोई पॉलिटिकल बयानियां बना सके, ना इकोनॉमिक कोई रिकवरी बहुत ज्यादा हुई, ना ही आप सोशल मीडिया पे डोमिनेट कर सकते हैं किसी चीज को। तो इस वजह से मौजूदा एक पेज के अंदर एक फरीक जो है वो बड़ा कमजोर है, वो मैटर नहीं करता। तो इस वजह से ये पेज फटने वाली बात मुझे नजर नहीं आती। पेज उस जगह पे फटता है जहां पे दो बराबर चीजें जो है एक दूसरे के साथ टकराती हैं। तो अब जो आपको खबरें दे रहे हैं कि एक पेज फट गया, ऐसी मुझे वो सूरत-ए-हाल नजर नहीं आती। हाँ, तहफुज़ात जरूर है और जेन्युइन तहफुज़ात है और होने भी चाहिए कि भाई आपने 3 सालों में क्या किया है, क्या सूरत-ए-हाल बेहतर किया है, पॉलिटिकल बयानियां हो जाए, इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल हो जाए, कुछ भी बेहतर नहीं हो सका तो उस हवाले से तहफुज़ात यकीनन जरूर होंगे। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब भी आजकल काफी ज्यादा परेशान है और बल्कि कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ अपने व्लॉग में ये खबर शेयर की थी कि आसिफ जरदारी साहब को ये डर था कि खान साहब की ये जो बीमारी वाला मामला चला है, ये ना हो कि उधर कोई मामला तय हो जाए, उनको रिहा कर दिया जाए या बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए और जल्दी इलेक्शंस हो जाए और अगले इलेक्शंस में जो पीपल्स पार्टी को चीजें मिलनी है वो पीटीआई को मिल जाए। और इसी वजह से उनकी कोशिश है कि यहां पे एक तलखी पैदा की जाए और इस सारे मामले को रोका जाए। अब गुज़िश्ता रोज डॉन न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया, ये सामने आप देख सकते हैं। डॉन ने तफसीलन इसके हवाले से लिखा और बुनियादी तौर पर वही क्वेश्चन उठाया, उसी हैरत का इजहार किया कि जरदारी जो ने साहब ने एकदम से जो इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात दिए उसकी वजह से बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। और इसी के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इलेक्शंस जो है वो जल्दी हो सकते हैं और अगर इलेक्शन जल्दी होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी कहां पे खड़ी होगी, बिलावल का क्या मुस्तकबिल होगा। बल्कि मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। द रिमार्क्स बैकफायर्ड। उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने रिमार्क्स दिए जरदारी साहब ने उसका उल्टा एक तरह से रद्द-ए-अमल आया। सोशल मीडिया पे उनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हुई। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने ये रिमार्क्स क्यों दिए? उन्होंने इसलिए दिए, मिस्टर जरदारी माइट बी लेइंग conducive groundwork for his son Bilawal Bhutto Zardari for a key position in the next regime। इस वजह से और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि उनको यह भी खदशा है कि हो सकता है कि इस साल के आखिर में या अगले साल इलेक्शंस हो जाएं और जरदारी साहब चाहते हैं कि अगला जो निजाम आएगा, अगली जो रजीम आएगी उसमें बिलावल को इंपॉर्टेंट पोजीशन मिले और इस वजह से वो इतने सख्त बयानात दे रहे हैं ताकि पीटीआई का जो मामला है कम से कम उस हद तक तो उसको चैप्टर को क्लोज किया जाए। दूसरी तरफ एमक्यूएम वाले भी काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। गवर्नर हाउस में जो एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर पीपल्स पार्टी वाले तनकीद कर रहे हैं। सिंध को तकसीम नहीं किया जाएगा, करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। जहां तक गवर्नर हाउस का ताल्लुक है कि वहां पे कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती। आप में से जो भी लाहौर जाता है आप जाके देखें, मॉल रोड के ऊपर जो गवर्नर हाउस है उसके बाहर जीए भुट्टो बड़े बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, बेनजीर साहिबा की, जरदारी साहब की, बिलावल की। लगता ऐसे है कि वो पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरीट है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो वफाक का गवर्नर बैठा हुआ है वहां पे, वो गवर्नर हाउस है। लगता ऐसे है कि वो बिलावल हाउस है। तो ये किस मुंह से एमक्यूएम वालों पे तनकीद कर रहे हैं? बाकी एमक्यूएम वाले जो हैं उनको भी आपको पता है कि अचानक उनको गुस्सा भी चढ़ता है, अचानक उनको ख्यालात आ जाते हैं कि जनाब ये असूल पसंदी है और ये असूल पसंदी नहीं है। एक क्लिप में देख रहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का काफी वायरल हुआ हुआ है और डॉक्टर शमा जनेजो साहिबा ने भी उसके हवाले से ट्वीट किया हुआ था। डॉक्टर शमा वही है जो गई थी पाकिस्तान के वफ्द के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में, वज़ीर आज़म साहब के वफ्द में शामिल थी। उनकी स्पीच राइटर थी और उनकी कोई फाइल्स भी वज़ीर आज़म साहब की उनके पास होती थी और फिर उनकी माजी की जो ट्वीट्स थी इसराइल के हवाले से वो एकदम से सामने आ गई और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। और फिर मैंने उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा से खुद राब्ता किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुझे बताया कि जनाब शमा जनेजो साहिबा ऑफिशियल जो वहां पे डेलीगेशन गया था पाकिस्तान का उसका हिस्सा थी और उन्हीं के कहने के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के कहने के ऊपर उनको वहां पे कार्ड वगैरह जारी किया गया था। वो सारी मैंने ट्वीट करके सारी तफसीलात वगैरह शेयर की थी। पर एनीवे शमा जनेजो साहिबा ने भी उसके हवाले से एक ट्वीट किया हुआ है। अब मैं पहले शमा जनेजो साहिबा का ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कह रहे थे उसके हवाले से भी आपको बताता हूं। शमा जनेजो साहिबा ने लिखा है कि सबको पता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी किन की चाबी पर चलने वाला खिलौना है। आज सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ को भी निशाना बनाया गया, जिनकी काबीना में ये खुद वजीर है। कह रहा है कि 180 सीटों वाला जेल में है और 80 सीटों वाला वजीर आजम है। अब ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये बयान काफी ज्यादा वायरल है। ये बयान उन्होंने दिया है भुट्टो के हवाले से और शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, 1970 के इलेक्शन के हवाले से। ये 2024 के इलेक्शंस के हवाले से नहीं है, पर मेरे ख्याल में शायद शमा साहिबा समझी हैं कि वो 2024 के इलेक्शन में, 2024 का इलेक्शन तो साफ शफाफ इलेक्शन था और उसमें तो आपको पता है जीत गई है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली है, अवाम ने उनको वोट ही बढ़ा दिया है, तो उसके ऊपर तो किसी को शक नहीं है। अब 1970 के इलेक्शन में हुआ ये था कि भुट्टो साहब को ये 80-82 सीटें जीते थे और 160 से ज्यादा सीटें शेख मुजीबुर रहमान साहब जीते थे। कोई 60 लाख के करीब वोट पड़ा था भुट्टो साहब को और 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा वोट पड़ा था शेख मुजीबुर रहमान साहब को, लेकिन हुकूमत उनको नहीं दी गई थी, उनको गद्दार करार दे दिया गया था और हुकूमत भुट्टो साहब को दे दी गई थी और बाद में फिर जो पाकिस्तान का हुआ था वो पूरी कौम के सामने है। पर एनीवे सिंध के अंदर वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी वाले कि कोई सूबा नहीं बन सकता, सिंध को तकसीम नहीं किया जा सकता, तो एमक्यूएम वाले ये भी कह रहे हैं और बड़ा ये वैलिड पॉइंट है कि आपने वैसे भी कोटे की बुनियाद पे तो सूबे को तकसीम किया हुआ है, शहरी कोटा है, ये दही कोटा है और बाकी आप कहते हैं कि जनूबी पंजाब भी बन जाएगा, साउथ केपी भी बन जाए, हजारा भी बन जाए, पंजाब के टुकड़े कर दिए जाएं। सिंध की बात आती है तो कहते नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हिस्टोरिकली क्या ये सारे इतने इतने बड़े सूबे थे? देखे ना ये रीजन्स थे, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी रियासतें थी। इंडिया भी कोई एक मुल्क नहीं था। इंडिया की पार्टीशन का जिक्र होता है, इंडिया कभी भी एक मुल्क नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे जिसे आप कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स थी, राजे महाराजे थे और वो जनाब मिलके अपने अपने इलाके के अंदर हुकूमतें चलाते थे। कोई इंडिया कोई एक मुल्क थोड़ा था कि उससे 2 मुल्क बन गए। इस खित्ते की पार्टीशन की गई और फिर 2 नए मुल्क वजूद में आए 15 अगस्त 1947 को और दोनों मुल्क जो हैं 15 अगस्त 1947 को बने। आज भी बरतानवी हुकूमत का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल गजट का हिस्सा है, वो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया था जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से ताजे बरतानिया की तरफ से जारी किया गया था, वो मैंने खुद देखा है। आज भी वो बरतानिया के अंदर लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, बल्कि उनकी आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, उनकी हुकूमत की वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। आप गूगल करके ढूंढ ले, आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि दोनों मुल्क जो है वो 15 अगस्त 1947 को बने, लेकिन फॉर सम रीजन पाकिस्तान ने बाद में उसको 14 अगस्त कर दिया। आई डोंट नो क्या वजह बनी उसकी। पर एनीवे जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि नए सूबों की जब बात होती है और ये कहते हैं कि हम तकसीम नहीं करने देंगे, भाई अगर पाकिस्तान के हक में है तो क्यों ना तकसीम किया जाए। इंडिया में इतने ज्यादा नए सूबे बने, दुनिया भर में नए सूबे बनते हैं, नए इंतजामी सूबे, वक्त की जरूरत है। इतने बड़े बड़े सूबे आप कैसे चला सकते हैं? आप सारा पैसा लाहौर में लग जाए या कराची में या पेशावर में या कोयटा में, बाकी सूबे के अंदर कौन चीजों को देखेगा? अभी भी आप देख लें पंजाब के अंदर, अगर आप देख लें सारी तवज्जो आपको कहां पे नजर आती है? साउथ पंजाब की हालत आप देख लें क्या है। तो मेरे ख्याल में इंतजामी एतबार से जो नए सूबे बनने चाहिए और वो वक्त की जरूरत भी है, पर उसके ऊपर भी वो काफी ज्यादा बहस चल रही है पीपल्स पार्टी में और एमक्यूएम में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब ये हो रहा है और वो हो रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मसला ये है कि इस सिस्टम को जिस एल्फी ने इकट्ठा किया हुआ है, जिस समद बॉन्ड कह लें उसको या जो मर्जी कह लें, जिस चीज ने, जिस ग्लू ने इनको इकट्ठा किया हुआ है, वो ग्लू इतनी मजबूत है कि वो इनको अलहदा नहीं होने देती। और वो ग्लू है इमरान खान साहब की जात। जब तक इमरान खान साहब हैं, इनको इतना डर है इमरान खान साहब से कि ये तमाम तर बुराइयों के करने के बावजूद, एक दूसरे को बुरा भला कहने के बावजूद, ये पेज इसी तरह चलाते रहेंगे, जिस तरह मर्जी चलाएं। ये जब तक इमरान खान है ये इसी तरह चलाते रहेंगे। इनको पता है कि इमरान खान आ गया तो किसी सूरत में भी हम उसका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, तो वो गारंटी है इस सिस्टम की। जब तक वो है तो ये एक पेज को तोड़ने की पोजीशन में नहीं है। बाकी सियासी पार्टियां तो आपको पता है कि नई भी आती रहती हैं, बनती रहती हैं, और हर किसी की ख्वाहिश है कि सिस्टम के अंदर आके अपनी गुंजाइश बनाए। अवाम को अगर वो मुतमईन कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं, तो वाई नॉट। कल मैं देख रहा था, ये सामने आप देख सकते हैं कि जो 2 नई उभरती हुई सियासी पार्टियां हैं उनके हवाले से भी आज़ाद जो है उन्होंने डिजिटल वालों ने कोई चीज़ पोस्ट की भी थी कि बराबरी पार्टी सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ बनी एक सोशलिस्ट पार्टी है। जवाद अहमद साहब की पार्टी जो है वो बराबरी पार्टी है और वो सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ है, और इकरारुल हसन की पार्टी सरमायादाराना निज़ाम की हामी है। जवाद अहमद साहब ने यह कहा कि बेसिकली मेरी जो पार्टी है वो अवामी पार्टी है
और इकरारुल हसन साहब की जो पार्टी है वो ये जो अभी वीआईपी निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम है, इसकी हामी है। अब देखते हैं जनाब इसमें से अवाम किसके बयानिए को मानती है, किसके पीछे चलती है। हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो अपनी जमात को प्रोजेक्ट करे, अपना जो भी उनके आइडियाज हैं अवाम के सामने रखें। अगर वो अवाम को मुतमईन करेंगे तो अवाम उनको वोट दे देगी। अच्छा, इस बहस से कतई नजर अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी वीआईपी कल्चर है, आप वीआईपी कल्चर की बात करते हैं और खुद जो है वो 100 कनाल के घर में रहते हैं, या खुद जो है आपने ये गाड़ी रखी हुई है, खुद आप दुनिया घूमते हैं। भाई वीआईपी कल्चर को समझने की जरूरत है। वीआईपी कल्चर ये नहीं है कि कोई अपने पैसों से क्या कर रहा है। वीआईपी कल्चर ये है कि भूखी नंगी अवाम के पैसों से जहाज खरीदना, डाले खरीदना, गाड़ियां खरीदना, अपनी तनख्वाहों में इजाफा करना, अपनी मरात में इजाफा करना, दुनिया भर में घूमना फिरना, उसको वीआईपी कल्चर कहते हैं। वीआईपी कल्चर इसको नहीं कहते कि आपका अपना जाती पैसा है वो आप कितना खर्च कर रहे हैं, उस पर किसी को क्या तकलीफ है। जब अवाम का पैसा आप खर्च करते हैं और आगे भी 4 गाड़ियां और पीछे भी 4 गाड़ियां, और उन गाड़ियों के अंदर फिर वो पेट्रोल और डीजल नहीं जलता, उनके अंदर पाकिस्तान की अवाम के बच्चों का खून जलता है। और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि आपने हड्डियों से खून निचोड़ लिया है, अब ये जिस तरह जहाज खरीदे जा रहे हैं, अब वाकई ये निजाम उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे अवाम की हड्डियों से खून निचोड़ा जा रहा है। पिछले व्लॉग के अंदर जो मैंने आपके साथ द न्यूज का आर्टिकल शेयर किया जिसमें बताया गया है कि अब हालत ये हो गई है कि अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी अपनी खुराक में कमी कर रहे हैं। जो चीज वो एक खाते थे रोज, अब वो हफ्ते में एक दफा खाते हैं। जो चीज हफ्ते में एक दफा खाते थे वो महीने में एक दफा खाते हैं। जो चीज महीने में एक दफा खाते थे अब वो 6 महीने में एक दफा खाते हैं। तो बाकायदा तौर पे वो अपनी खुराक में कमी कर रहे हैं ताकि घर का किराया दे सकें, बिजली का बिल दे सकें, बच्चों की फीस दे सकें। ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो हुक्मरान अशराफिया कर रही है कि जनाब ये नई इदारा बन गया, उसके लिए इतनी गाड़ियां आ गई, इतनी मरात हो गई, 200 वैकेंसियां बन गई, ये जहाज आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये वाकई अवाम की हड्डियों से खून निचोड़े। और वीआईपी कल्चर ये होता है, अपने जाती पैसे से कोई बिजनेसमैन जो मर्जी करता रहे, उस पे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। वो वीआईपी कल्चर उस सेंस में नहीं होता। वीआईपी कल्चर पे जब आप बात करते हैं वो बुनियादी तौर पे अवाम के पैसे पे अय्याशी जो की जाती है, जो दुनिया पूरी घूमी जाती है, उसके ऊपर बात होती है। पर एनीवे, दुनिया में जब हमारे जाते हैं हुक्मरान, यकीनन वो पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हैं। कल मैं देख रहा था कि मोनस अलाई साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि दौरा अमरीका के बाद हफ्ता की सुबह शहबाज शरीफ लंदन अपने घर पहुंच गए, पाकिस्तान के अगले दौरे पर पीर को आएंगे। अब ये मोनस अलाई साहब ने आई डोंट नो मजाक किया है क्या किया है। शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे अमेरिका और वापसी पे वो लंदन रुक गए, तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई भाई, उधर भी उनका घर है तो वो रुक गए, और अब वो फिर उधर से रुकने के बाद फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, वैसे तो बाहर ही रहते हैं। तो जब आप वीआईपी कल्चर की बात करते हैं उसमें यह होता है कि भाई इस तरह हुक्मरान पूरी दुनिया में जो घूम रहे हैं और दीगर लोग जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, इस पे कितना खर्चा आ रहा है, कितना जो है वीआईपी जो प्रोटोकॉल्स देते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, पुलिस कितनी वीआईपी ड्यूटीज पे लगी हुई है। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर तनकीद होती है। अच्छा जी, रमज़ान के आने के बाद जो कीमतें हैं, फ्रूट्स की कीमतें वगैरह हैं, उनमें मसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी ट्रिब्यून भी इसको रिपोर्ट कर रहा था, मैंने भी आप लोगों को कहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके भी बताया, वैसे भी मैसेजेस वगैरह किए कि हमारे इलाके में भी फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डिफरेंट कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पर हुकूमत की जो कोशिश है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। लाहौर से ये स्टोरी बताई गई है कि वहां पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देखा यह गया है कि 3 रोज के दौरान फ्रूट, वेजिटेबल और दीगर जो जरूरी फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। और उन्होंने प्राइसेस भी लिखी हुई हैं कि एप्पल्स जो हैं, सेब 550 रुपए पर किलो बिक रहा है, इसी तरह ऑरेंज, माल्टे या किन्नू कह लें 450, जो अनार है 900 रुपया किलो, बनाना जो है जिसको केला भी कहते हैं 300 रुपए डजन यानी दर्जन, गावाज यानी अमरूद जो है वो 300 रुपए किलो। तो हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत कोशिश तो कर रही है लेकिन उसके बावजूद जो है कीमतों में इजाफा हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया भर में हुकूमतें जो है वो उस तरीके से प्राइस को कंट्रोल तो नहीं करती कहीं पे भी। इसमें कुछ लोगों का अपना कसूर भी होता है, लोगों की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा कमा लिया जाए, तो उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ है,
जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस तरह पैसे की बेकदरी हुई है, पैसा नीचे गिरा है, डॉलर ऊपर गया है, जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, तो उसमें फिर आप ब्लेम तो नहीं कर सकते। चीजों की कीमत तो ऊपर जाएगी। जब आपने गैस की कीमत इतनी ज्यादा कर दी, फिर भी आपका गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है। आपने बिजली की कीमत में कई 100% इजाफा कर दिया, गैस की कीमत में कई 100% इजाफा कर दिया। अवाम की सहूलियात में क्या उतने 100% इजाफा हुआ? अवाम की तनख्वाहों में उतने 100% इजाफा हुआ? वो तो हमें नजर नहीं आया ना। तो मसला ये है कि जिस तरह की इकोनॉमी है फिर वो आपको नजर आ रही है, और रमजान के अंदर वैसे ही आग लगती है, और इस दफा तो पहले से भी ज्यादा कीमतें थी, और फिर उसके ऊपर जब मजीद चीजें महंगी हो रही हैं तो अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अच्छा जी, इमरान खान साहब को अगला इंजेक्शन जो उनकी आंख में लगना है वो 25 तारीख को गालबन बुध को लगना है, और खान साहब की फैमिली ये कह रही है कि उनको शफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट किया जाए। हुकूमत ने अभी तक उस हवाले से कोई हामी नहीं भरी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ सहाफी इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि जी हुकूमत की तरफ से ये ऑफर की गई थी, वो ऑफर की गई थी, अगर खान साहब की फैमिली मान जाती तो वो उनको उधर शिफ्ट कर देते और ऐसा हो जाता। तो भाई क्या खान साहब की जो बहनें कहेंगी हुकूमत उसके मुताबिक चल रही है? मतलब ये कितना मुज़ायका खेज किस्म का बयानी है। अगर एक मेडिकल नीड है, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको वहां पे शिफ्ट करना है, तो फिर खान साहब की बहनें क्या कह रही हैं या नहीं कह रही, डज दैट मेक सेंस? कि आप जब इस तरह का क्लेम करते हैं कि जी वो ये कह रहे थे तो इस वजह से फिर हुकूमत उनको उधर नहीं लेके गई, तो हुकूमत को इमरान खान की मेडिकल नीड्स का कोई अंदाजा या कोई ख्याल नहीं है, वो सिर्फ ये देख रही है कि दूसरे क्या कह रहे हैं। तो ये तो कि इंतहाई मज़ायका खेज किस्म की बात है। आप बाकी चीजें इमरान खान साहब की बहनों से पूछ के करते हैं कि कब उनको अखबार देना है, कब उनको टीवी देना है, कब उनका मुकदमा लगना है, कब उनकी अपील सुनी जानी है। बाकी ये सारी चीजें खान साहब की बहनों की मर्जी से हो रही हैं। ये तो इंतहाई एक मज़ायका खेज किस्म की जो है ना बात है और एक बयानिया है। अगर उनको जरूरत है मेडिकली तो उनको लेके जाएं अस्पताल में और जाके वहां पे उनको इंजेक्शन लगाया जाए, और यही मुतालबा खान साहब की फैमिली कर रही है कि 25 तारीख को जो अगला उनको इंजेक्शन लगना है वो अस्पताल में ले जाके लगाया जाए। और खबरें इस तरह की हैं कि उनको ले जाया जाएगा। अब किस अस्पताल में ले जाया जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगला जब भी इंजेक्शन लगेगा खान साहब को अस्पताल ले जाया जाएगा। उधर ले जाके कितनी देर रखते हैं, कब कंफर्म करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग बहस है, लेकिन खबर है ये है कि उनको ले जाया जाएगा। आज तक की, कल हुकूमत कोई अपनी चेंज कर देती है, क्योंकि एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत ने ये कहा कि जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें ये चीज सामने आई है कि वो जो इंजेक्शन है उसके बाद उसका कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई चीज पेचीदगी कोई पैदा हो सकती है, तो जरूरी है कि उनको अस्पताल ले जाया जाए। और इसी वजह से वो इमरान खान जिसकी कभी तस्वीर नजर नहीं आई, जिसको कभी किसी ओपन अदालत में पेश नहीं किया गया, उसका मुकदमा भी जेल में लगता है, उसके लिए अदालत भी जेल में लगती है, उससे अगर किसी ने मिलना है तो वो भी जेल में जाता है, जिसकी तस्वीर, जिसका इंटरव्यू कुछ भी नहीं चल सकता, उसको जब हुकूमत उस दिन रात को लेके आई इंजेक्शन लगवाने के लिए, वो इसीलिए लेके आई कि उनको पता था कि अस्पताल के बगैर इस चीज का होना मुमकिन नहीं है, और इस दफा भी फिर उनको अस्पताल लाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि वो लाते हैं या नहीं लाते। खानदान का यही मुतालबा है कि डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो खान साहब के जाती मौलिज हैं, उनकी निगरानी में उनके वहां पे होते हुए ये करवाया जाए सारा प्रोसीजर, और शिफा इंटरनेशनल उनको शिफ्ट किया जाए। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पे क्या करती है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।